अस्सलाम वालेकुम। G20 एक्सक्लूसिव के साथ मियां सैफ रहमान हेयर। G20 के पहले ही दिन एक लीडर्स डिक्लेरेशन आ गया है, जिसे जॉइंट कम्युनिके भी कहते हैं। आमतौर पे एक कुछ चहमगोइयाँ ये हो रही थी कि कोई जॉइंट कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं आएगा, लेकिन देखें दुनिया में जहाँ भी कोई डिप्लोमेटिक इस तरह के कॉन्ग्लोमरेट्स इकट्ठे होते हैं, तो चाहे कॉस्मेटिक हो, किसी ना किसी हद तक एक कोई ना कोई डिक्लेरेशन आ जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें G20 का जब हम जिक्र करते हैं, G7 की भी बात होती है, और फिर ब्रिक्स भी जो है एक इमर्जिंग ग्रुप है बहुत बड़ा। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि ग्लोबल साउथ जो मोर देन 170 कंट्रीज अदर देन दिस G20, उनकी जो सफरिंग है उसके बारे में क्या हो रहा है। बातचीत तो यहाँ होती है जैसे बड़े सर जोड़ के बैठते हैं कि जी हमने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। इसमें कुछ डिक्लेरेशन में बातें की गई कि जी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाएगा, कर्ब किया जाएगा, और एक बाकायदा इसमें जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं उनकी रीशेपिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, और इसमें ग्रीन इनोवेशन सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया गया है। फिर क्लाइमेट ही के ऊपर कहा गया कि जी तकरीबन $4 ट्रिलियन जो हैं वो पर ईयर जो हैं उसकी ज़रूरत होगी इसको क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका चैलेंज भी छोटा नहीं है, वो $5.3 ट्रिलियन दे रिक्वायर प्री 2030। वो कैसे होगा ये तो आप बात हम करेंगे, अपने तजिया नगारों से उनसे बात होगी। ज़्यादा फोकस यूक्रेन वॉर के ऊपर ही हुआ है, उसमें गो कि लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल कुछ इस तरह किया गया कि जी लेकिन लगता ये है कि ये बाइडन ड्रिवन या बाइडन मोडी नेक्सस ड्रिवन भी ये था G20 डिक्लेरेशन। और फिर ब्लैक सी ग्रेन डील की भी बात की गई, उसकी रिवाइवल हो। तो मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं इन बातों का अहाता करने के लिए वेरी टैलेंटेड राइटर एज एनालिस्ट जनाब खालिद भट्टी साहब। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एंड अनदर लीथल एनालिस्ट, माफ़ी चाहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ, और माशाल्लाह दुनिया पे गहरी नज़र रखते हैं मामलात पे, और ख़ास तौर पे ही पिन पॉइंट्स द अंडर करंट्स एंड द अंडर पिनिंग्स ऑफ ऑल दीज हैपनिंग्स। मेरी मुराद है जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब से, इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड एन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल। किसी भी मैं ब्रैकेट में नहीं उनको फिट करना चाह रहा। जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब, सर यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हैं, बहुत बहुत जनाब शुक्रिया आपका। अच्छा गिलानी साहब, ये यानी कम्युनिके भी आ गया, लीडर्स डिक्लेरेशन कह लें, जॉइंट डिक्लेरेशन, ये दुनिया का एक दस्तूर सा है, वो तो चलता आ रहा है। लेकिन जाहिर है उसके एक अंडर पिनिंग्स होती हैं, अंडर करंट्स होते हैं, कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा होता है, अंदर से नेक्सस भी बने होते हैं। व्हाट डू यू सी इन ऑल दिस? कोई ऑब्जेक्टिव्स इसमें अचीव होते दिखाई दिए हैं? किन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं? अगर हुए हैं तो चाइना के बारे में तो कहा जा रहा है कि उसका तो फोकस ब्रिक्स पर है, तो इसमें जनाब हम चाह रहे हैं आपकी रहनुमाई। जी सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो ख़तरा था कि ये डॉक्यूमेंट हो सकता है शायद ना आ पाए, या इसमें जी कोई लैंग्वेज का जो मसला था वो यूक्रेन के हवाले से था। बाकी सब इश्यूज जो है वो ऑलरेडी तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन तो मिनिस्ट्रियल लेवल पर तो डिस्कस हो चुके थे, लेकिन ठीक है। यूक्रेन के हवाले से जो है जो लैंग्वेज का इशू था वो बहुत ही टीडियस इशू था। और जिस दिन ये डॉक्यूमेंट जिस दिन ये इशू हुआ उसी दिन जो है सुबह ही तकरीबन जो फर्स्ट सेशन हुआ उसी दौरान ही उसकी लैंग्वेज तय पाई गई होगा। अगर एक तरह से ये कहा जाए कि ये डॉक्यूमेंट जो है फ्रांस, यूके और अमेरिका का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इन तीन कंट्रीज ने इंडिया को खासा हेल्प कर दिया लैंग्वेज को टोन डाउन करने में। ठीक है। जो क्लाइम डाउन था बाली से वो इन तीन कंट्रीज ने जो है एग्री कर दिया, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आ पाया। तो ये एक बहुत बड़ी एक कहना है, ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेट, क्योंकि हो सकता, क्योंकि होता ये है कि अगर कहीं पर ये डॉक्यूमेंट अगर ना आता हो या डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती हो तो एक चेयरमैन का माना जाता है कि चेयरमैन का फेलियर है। ठीक और है। इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन जो है, क्योंकि 3 बजे जब ये डॉक्यूमेंट इस वक्त जब ये ऑलमोस्ट तकरीबन साइन हो गया, उससे तकरीबन 1 बजे तक भी जो है चेयरमैन की लैंग्वेज यानी जो ब्रैकेट्स में रखी गई थी कि ये लैंग्वेज जो है चेयरमैन की लैंग्वेज है, कंट्रीज को इस पर इत्तेफाक नहीं है। लेकिन ये बाइडन और फ्रांस और यूके ने खासा हेल्प किया इंडिया को, और एक तरह से कहा जाए कि ये इन तीन कंट्रीज ने खासा हेल्प किया इंडिया को इस डॉक्यूमेंट
लाने में, और एक बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी जो है इंडिया को इसमें मिली है, इसमें कोई शक नहीं है ये जी इस डॉक्यूमेंट के आने से। और लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट जो मैं कहता हूँ, जो मैं समझता हूँ इसमें, जो है वो अफ्रीकन यूनियन की शमूलियत है। अफ्रीकन जी जी यूनियन, जी ये तो वैसे भी G20 कंट्रीज जो है ये एयर में है, इनमें कोई ऐसी या ऐसी कोई, ये इसका कोई अपना सेक्रेटरीट नहीं है, लेकिन इसमें एक तरह से जो एक बाज़ाब्ता एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें शामिल हो रही है, अफ्रीकन यूनियन है, जिसकी अपना सेक्रेटरीट है, जिसका अपनी बैग तकरीबन 55 कंट्रीज ऑलमोस्ट उसकी बैकिंग पर है, जी इसकी शमूलियत है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का वरना रिकॉर्ड रहा है, इंडिया अगर किसी फोरम में होता है या किसी फोरम में आ जाता है, ये नए मेंबर्स को बहुत बड़ी मुश्किल से ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपको याद होगा, हाँ जी। ब्रिक्स जब हुआ था, ब्रिक्स का जब एक समिट हुआ ब्रिक्स था की जब ब्राजील में, एक्सपेंशन की बात हुई थी। ब्रिक्स की जब एक्सपेंशन की बात हुई, साउथ अफ्रीका को लाना था, ब्रिक था ये, उसको ब्रिक्स जी बनाना था, साउथ अफ्रीका को लाना था, तो इंडिया ने खासा उसको अपोजिशन किया था। मुझे याद है कि ब्राजील में जिस वक्त ब्रिक्स का समिट था, वहां पर ब्राजील के सदर ने उस वक्त साउथ अफ्रीका के सदर को बुलाया भी था। वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस इस सेशन में जो है साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला है, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उसमें टांग अड़ा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें और ज्यादा करने की जरूरत है। हम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो उस वक्त बगैर, क्या एक तरह से कह सकते हैं, बेरंग ही वापस लौट गए थे उस वक्त। जी जी साउथ अफ्रीका, उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस वक्त जो है ये एक कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है कि अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन अगर एक खास चीज पर मैं आपका तवज्जो दिलाता हूं कि इसमें जो है टर्किश डेलीगेशन की तरफ से जो ये जी जी पैरा 79 जो रिलीजियस हेट्रेड वगैरह के हवाले से जो पैराग्राफ वहां ऐड किया गया, और उस पर भी एक तरह से कंसेंसस बन गया। अगर ये यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया खुद उस पर अमल कर जाता है तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, मैं अब आपकी इजाज़त से मैं चाह रहा हूँ कि खालिद भट्टी साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। खालिद भट्टी साहब, ये अफ्रीकन यूनियन का जैसे शमूलियत अभी गिलानी साहब फरमा रहे थे कि इंडिया बड़ा ये एक तरह के जेनोफोबिक टाइप उसका कल्चर रहा है हमेशा से, तो वो कोई न्यू एंट्रेंट्स को वेलकम नहीं करता। तो लेकिन इसमें वो थोड़ा सा साथ साथ बोस्ट भी कर रहे हैं, दे आर ब्रैगिंग अबाउट इट, कि जी तो नरेंद्र मोदी ने स्पीयर हेड किया अफ्रीकन यूनियन की जो इंक्लूजन इनटू द G20 है एज अ परमानेंट मेंबर। जी भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो इश्यूज हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है वो इस वक्त डिवाइडेड है। कुछ जो मुल्क हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना हैं, ज़्यादातर जो बड़े मुल्क हैं वो या तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, या वो अमेरिका की साइड पे हैं, जैसे नाइजीरिया है, जी जी जैसे और कुछ चंद ममालिक हैं तो वो इस वक्त अमेरिका की साइड पे हैं। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने स्पेयर हेड किया है, इसमें ब्राज़ील का भी किरदार था, इंडोनेशिया भी चाहता था, अमेरिका और ख़ास तौर पे फ्रांस वगैरह वो भी चाहते थे कि ये अफ्रीकन यूनियन जो है वो एज एंटिटी शामिल हो जाए, ठीक। क्योंकि उनका ज़ाहिर है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। जब किसी मुल्क में ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी फ़ौज भी भेजते हैं वहाँ पे, और अब तो ये हो गया है कि जहाँ कहीं पे फ़ौजी बगावत होती है तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो बाकायदा थ्रेट करती है कि अगर आप इसको रोल बैक नहीं करते या वापस सिविलियन गवर्नमेंट को बहाल नहीं करते तो हम इंटरवीन करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है अफ्रीका के हवाले से और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है। तो जाहिर है उनकी शमूलियत से यानी एक इस वक्त का एक बड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक अच्छा मुअस्सर रीजनल ब्लॉक है। जी रीजनल ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्लॉक है, काफी असर्ट भी किया है। जी वो वेल इंटीग्रेटेड भी है। हाँ जी। उनके प्रॉब्लम्स हैं कुछ, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन जो अफ्रीकन यूनियन है उसने काफ़ी इंटीग्रेट किया है आपस में मुख्तलिफ जो खिते हैं, क्योंकि अफ्रीका एज कॉन्टिनेंट उसके अंदर फिर सब रीजन्स हैं जी जी जिसमें वेस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका है। तो इनको काफ़ी हद तक इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये है कि वो जो भी कोई इशू होता है वो उसके ऊपर बात भी करते हैं, उसको सॉल्व आउट जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं। तो एक इफेक्टिव जो है वो कॉन्टीनेंटल आप इसे कह लें कि अफ्रीकन कॉन्टीनेंट के हवाले से सिविल वॉर्स के ख़ात्मे में भी उनका अहम किरदार रहा है, और अभी भी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो अमन है उसकी बहाली में भी अफ्रीकन यूनियन का एक अच्छा जो है वो पॉजिटिव रोल था। तो इससे जो है वो अफ्रीका की ये जो आने से, अफ्रीकन यूनियन के आने से ये है कि ये जो एक छाप लगी हुई है G7 G20 के ऊपर कि ये वेस्टर्न डोमिनेटेड बॉडीज़ हैं, तो कम से कम ये है कि ये डाइल्यूट हो जाएगा, ये बहुत किसी हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आसियान और बाकी ब्लॉक्स भी आते हैं तो उससे और ज़्यादा ये जो है ये जो एक तासुर है
उसके खात्मे में मदद मिलेगी। मदद मिलेगी। अच्छा गिलानी साहब, ये अफ्रीका में ख़ास तौर पे सेंट्रल अफ्रीका में तो वो माफियाज जो डायमंड की माइंस को कंट्रोल करते थे, वहाँ पे भी एक बहुत अरसा एक झगड़ा सा रहा, वो तो मैं सेटल डाउन नहीं हुआ अभी तक, वो तो शायद इशूज उसी तरह हैं। अफ्रीका में तो अगर वो साउथ को छोड़कर बाकी तो सेंट्रल अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में तो इथोपिया से लेकर पूरे के पूरे युगांडा तक इश्यूज ही इश्यूज हैं अफ्रीका में। और ये लेकिन ये सिर्फ अफ्रीका का सिर्फ एक चीज है, चूंकि एक जो इन्होंने कहा शायद भट्टी साहब ने कि एक बहुत एक यूनाइटेड एक कोहेसिव ब्लॉक है। यूनाइटेड अगर नहीं न भी हो, लेकिन एक कोहेसिव ब्लॉक कोहेसिव है ब्लॉक है, बिल्कुल ये सही फरमाया। हाँ कोहेसिव ब्लॉक है। यूएन वगैरह में जब ये इनको स्टैंड्स लेने होते हैं तो वहां पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी एक खुसूसियत है। लेकिन ये है कि ये जो यहाँ पर साहिल रीजन में अभी आपने देखा यहाँ आए दिन कितने कितने कूज वहां पर हो रहे हैं, और वहां पर जो है एक तरह से जो है एक अगेंस्ट फ्रांस, अगेंस्ट जो कॉलोनियल पावर्स जो है उनके खिलाफ एक मूवमेंट्स हैं। और इस मूवमेंट्स के हवाले अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने के बजाय मिलिट्री कूज को वहाँ सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो कॉलोनियल्स अपने पावर्स को या फ्रेंच सपोर्ट करते हैं। और कितने पिछले तकरीबन 4-5 सालों में ही एक इतने कूज हुए वहां पर वेस्ट अफ्रीका में, खास तौर पर साहेल रीजन में। ये अफ्रीका की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये है कि G20 किस हद तक उनकी मदद करेगा और किस हद तक उनको जो है सपोर्ट करेगा। क्योंकि G20 में अगर आपने देखा भी क्योंकि अफ्रीका से आप रिसोर्सेज तो ले लेते हो अफ्रीका जो मेजर इशू है वो इस वक्त बेचारे का क्लाइमेट चेंज का इशू है उनका। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर आपने देखा होगा ये डॉक्यूमेंट, इसमें तो बहुत बड़ी बातें की गई, कितने ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है कितने, लेकिन वो आएगा कहाँ से, कौन देगा ये टारगेट्स, बिल्कुल एम्बिशियस किस्म का, ये कौन देगा, वो कहाँ से देगा, कौन उसको फाइनेंस करेगा, इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। अब सब वेट कर रहे हैं कि हो सकता है शायद इसका जो फॉलोअप हो इधर दुबई में जो COP28 जो होने जा रही है, हो सकता है वहां इसका फॉलोअप हो, वहां पर शायद हो सकता है शायद बताया जाए कि फाइनेंस आएगा कहाँ से और कौन देगा इस फाइनेंस को। क्योंकि अफ्रीका की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत मसला है अफ्रीका का ये क्लाइमेट चेंज का। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ही अफ्रीका में जो माइग्रेशन हो रही हैं, अफ्रीका की जो भी मेजर प्रॉब्लम्स का इस वक्त जो है ही क्लाइमेट चेंज है वहां पर। सही बात है। तो बड़ी साहब आप कोई सवाल करना चाहें गिलानी साहब? मैं गिलानी साहब ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कामयाब G20 है, इसके इनकाद के बाद अब जो इलेक्शन का जो मंजर बन रहा है इंडिया में, जो कि ज़ाहिर है मई में होना है, चंद माह बाकी हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे जो मोदी है और बीजेपी है उनको कितना एक इससे जो है वो बूस्ट मिलेगा, और ये जो कामयाबी है इसको किस हद तक पॉलिटिकली इंडिया में डोमेस्टिकली जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी? उन्होंने तो पहले ही इसको कैश करना शुरू कर दिया है। इवन जब ये समिट हुआ भी नहीं था, अभी शुरू ही होना था, तो उसी वक्त इसको उन्होंने कैश करना शुरू कर दिया था। एक सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने की थी इस G20 में, उन्होंने क्या किया था, इस तकरीबन G20 से पहले समिट से पहले तकरीबन 200 के करीब मीटिंग्स थी। उन मीटिंग्स को बजाय उन्होंने दिल्ली में रखने के अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में उनको रखा था इन मीटिंग्स को, गोवा, ताकि हर एक शहर में जो है एरिया क्रिएट हो। जाहिर सी बात है अगर कभी केरल के शहर में, गोवा में या जयपुर में या बैंक किसी भी जगह पर 20 के करीब फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, तो एक वहाँ ईफोरिया क्रिएट हो जाता है। वो ईफोरिया उन्होंने पूरे साल भर क्रिएट करके रखा वहाँ पर। उसका मकसद ही था कि चूंकि ये 2024 में इलेक्शन है, या हो सकता है अब ये भी कहने में आ रहा है कि हो सकता है शायद नवंबर दिसंबर के आसपास ही शायद इलेक्शंस का बिगुल बज जाएगा इंडिया में, क्योंकि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक स्पेशल सेशन उन्होंने रखा है पार्लियामेंट का अभी वो अगले हफ्ते ही। तो और सबसे अहम चीज जो G20 ने जो किया इंडिया के लिए वो ये किया, क्योंकि इंडिया का नाम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था ही भारत, उसमें कोई उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम है उसमें। लेकिन चूंकि ऑफिशियल नाम जो है इंडिया यूज हो रहा था, इस G20 को मोदी हुकूमत ने इस्तेमाल किया इस भारत के नाम को इस्तेमाल करने का। अगर G20 की डेलीगेट के डॉक्यूमेंट्स आप देखें, कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं है, हर जगह भारत का नाम है। इन्विटेशन भारत के नाम से थी। और ये अगर मैं बता दूं, आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूं, सिर्फ 2 महीने पहले आरएसएस के चीफ ने
एक जिनकी जो उनकी जो वर्कर्स की भी जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने तकरीर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें है अब जो है आदत डालनी चाहिए इस मुल्क को भारत कहने की। बहुत सारे मुल्क इसको हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उनको कहने दें, लेकिन हमें अब ऑफिशियली सरकारी तौर पर आदत डालनी चाहिए और इसको इसको भारत कहने की, और उसको इम्प्लीमेंट किया नरेंद्र मोदी ने इस G20 में। अगर उनको पार्लियामेंट के रूट से उनको जाना पड़ता तो वहां पर डिस्कशन पर करना पड़ता, डिबेट करना पड़ता, तो उन्होंने उसके बगैर ही इसको G20 में इसको इस्तेमाल किया। और मुझे भी आइंदा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके हवाले से, जो G20 के जो डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज हुए, वो इंडिया को भारत ही कह रहे थे, उनको इंडिया नहीं कह रहे थे। सही तो बात। ये इसको क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टियों ने अपना जो नाम रखा है, जो अपोजिशन पार्टियों का इतिहाद जो बन गया, 26 अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर जो इतिहाद बनाया, उस इतिहाद का जो मुखफ़फ़ जो है जो है इंडिया है। अब नरेंद्र मोदी जो है ना, अब इस इलेक्शन को इंडिया वर्सेस भारत करने जा रहे हैं और इसको जो है खूब वो कैश करेंगे, और उसमें G20 ने उसकी खूब मदद की। ये तो देखें, मैं गिलानी साहब आपने तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को स्टडी किया है। एक तो ऑप्टिक्स तो खैर बहुत ही अच्छे थे, नो डाउट अबाउट इट, G20 के। लेकिन हम ये यहाँ पे भी एक तासर है, अमूमी तासर है वर्ल्ड ओवर, कि इंडिया का जो सिटीज़न है वो काफ़ी हद तक कॉन्शियस है और वो चीज़ों के बारे में अवेयर है। वो ऑप्टिक्स से इस तरह ओवरवेलम नहीं होता, तो काफ़ी हद तक। लेकिन आपका क्या ख्याल है, ऑप्टिक्स वर्सेस देयर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जो है, इसमें क्या ऑप्टिक्स जीत जाएंगी फिर? यानी वो इसको कंसोलिडेट तो कर पाएंगे ना मोदी? नहीं, इलेक्शंस में हर एक काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, उसमें एक अहम उनसर जो इलेक्शन में ऑप्टिक्स भी होती है। अगर हाँ जी, आप वन वेरी 2019 का, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। हाँ हाँ, 2019 का इलेक्शन अगर आपको याद हो, खासतौर पर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, अगर आपको 2019 का इलेक्शन अगर याद होगा आपको, 2019 के इलेक्शन में जनवरी में जो सर्वे आया था, वो सर्वे में नरेंद्र मोदी को जो है तकरीबन तकरीबन उनके पॉइंट तकरीबन 25 पॉइंट्स मेरे ख्याल में उनको दिखाया दिखाया गया था, और काफ़ी जो है पीछे थे। तकरीबन लग रहा था तकरीबन इनका कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 100 से 150 सीटों का नुकसान हो रहा था, जनवरी 2019 की सर्वे जो हुई थी। जी। बीच में फरवरी हुआ, और फरवरी के बाद मार्च में उनकी जो रेटिंग थी वो 40% बढ़ गई थी, तकरीबन 45% रेटिंग पहुंच गई थी, और उसके उसके साथ मार्च में तकरीबन 50% क्रॉस कर गई थी वही वो अब फरवरी में एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिस इंसिडेंट ने उनको उनकी रेटिंग्स बढ़ा दी। और ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करना इलेक्शन में, वो नरेंद्र मोदी का उसमें बाज़ाब्ता कमाल हासिल है उनको उसमें। वो उनके वो G20 स्पेशलाइजेशन को है। स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल वो गिलानी साहब, G20 का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और जो भारत वर्सेस इंडिया जो है उसका भी भरपूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह है कि इकोनॉमी के बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी आपने अगर जिस दिन ये G20 का जलसा G20 का इजलास हो रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने जो है उनको उनको शायद पता नहीं होगा, या न्यूज न्यूज दब गई, क्योंकि उस दिन कुछ जिमनी इलेक्शंस हुए थे इंडिया में तकरीबन 7 के करीब, उन 7 असेंबलीज के डिफरेंट स्टेट्स में। अच्छा। तो उसी दिन उनका रिजल्ट आ गया, जिस दिन ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसी दिन उसका रिजल्ट आ गया। उसमें 7 सीटों में से 4 सीटें अपोजिशन ने ले ली, सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली, और इन 3 सीटों में से 2 सीटें उनको त्रिपुरा में मिली, और त्रिपुरा में इस वजह से मिली क्योंकि वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा कर दिया, और मुस्लिम इलाके से उन्होंने वो 2 सीटें ले ली वहां से। मैं ये जानना चाहूँगा गिलानी साहब के, अब ये ठीक है, अब इलेक्शन भी हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन जो प्लेजेस की गई हैं G20 के हवाले से, क्लाइमेट की बात हुई है, इसके अलावा जो ट्रेड के हवाले से बात हुई है, और उसके साथ साथ जो जो ग्रेन डील है, आपको लगता है कि दोबारा तुर्किया और यूनाइटेड नेशंस मिलके जो रशिया के साथ ग्रेन डील हुई थी और सेफ एग्जिट की बात थी कि वहाँ पे कोई रशिया रुकावट नहीं डालेगा, आपको लगता है कि इस G20 के इजलास के बाद अब उसके दोबारा रिवाइवल के इम्कानात बढ़ गए हैं, या इस हवाले से क्या प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान जो हैं वो कोई नई एफर्ट या नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? इस जो G20 के साइड लाइन्स में जो एक मीटिंग हुई रजब तायिप एर्दोगान की और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की, जो एक मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने जो अल्टरनेट प्रपोजल था जो रूस ने दिया है वाया एर्दोगान को दिया है, वो प्रपोजल जो है उन्होंने उनके हैंड ओवर कर दिया। मेरे ख्याल में शायद इस हफ्ते तक या अगले हफ्ते उस प्रपोजल पर शायद दोबारा बातचीत होगी। लेकिन जो ग्रेन डील जिस सूरत में, जिस शक्ल में इससे पहले मौजूद था, इस शक्ल में तो अब शायद नहीं आ पाएगा, उसको चेंज
होना होना ही करना ही पड़ेगा उस ग्रेन उसको, क्योंकि उसमें से भी आप देख रहे थे उसमें से बहुत सारी ग्रेन जो है बजाय अफ्रीकन कंट्रीज के वो यूरोप को जा रही थी और उसका फायदा उठाया जा रहा था, और फिर जो कमिटमेंट्स थी उसमें कुछ रूस के हवाले से वो पूरी नहीं की जा रही थी। मेरे ख्याल में जब दिल्ली में भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तुर्किश प्रेसिडेंट ने, उसने उसमें उनको कह दिया था कि रूस के कुछ जायज़ मुतालबात हैं और उन मुतालबात को, और जो खदशात हैं या मुतालबात हैं तो उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के हवाले उन्होंने किया है कुछ प्रपोजल जो पुतिन ने दिए थे, उस पर शायद हो सकता है शायद बात हो। लेकिन जो है एक और अहम चीज़ जो है जिस पर मैं, वो भी इसी G20 के जो साइडलाइंस में, वो था कि जो इंडिया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने या इंडिया ने थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज जो अल्टरनेट टू बीआरटी कॉरिडोर जो हम जिस पर हमने जी पिछली जी बार बात की थी, और वो तकरीबन सामने आ गया। वो मुझे उस वक्त जब हम उस वक्त लास्ट हम बात कर रहे थे मुझे हाँ नहीं जी, लग उस रहा दिन था हमने कि शायद बात की तो सामने आ ये जाए। यही वो आप बिल्कुल वाजे होती जा रही है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सामने आ गया, और उस पर बाज़ाब्ता उसकी फाइनेंसेस वगैरह के ऊपर भी बातचीत हुई है। लेकिन ये एक, चूँकि इसमें अगर आप देखें उसमें जो मुद्रा की जो गुजरात में पोर्ट है, ये वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से ये दुबई, और दुबई से फिर रेल लाइन के ज़रिए यूएई से सऊदी अरब से जॉर्डन से फिर हैफा इज़राइल की जो बंदरगाह है। आपको याद दिला दूं ये दोनों बंदरगाह हैं, जो हैफा की बंदरगाह और मुद्रा की बंदरगाह जो गुजरात की हैं, ये नरेंद्र मोदी के जो हलीफ कॉरपोरेट ग्रुप अडानी के पास है, दोनों बंदरगाह हैं। और फिर वहां से जो है हैफा से बहरी रास्ते के जरिए ये पिरुस बंदरगाह है यूनान में, और अभी जो नरेंद्र मोदी वहाँ यूनान में थे और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर कोशिश की, वहाँ पर यूनान के वजीर आजम से कहने की कि वहाँ की जो पिरोस की जो बंदरगाह है, ये जो है इसमें जो उसका ऑक्शन हो जाएगा शायद, और उस ऑक्शन में शायद उन्होंने कहा था कुछ एज अडानी को दिया जा सकता है, ताकि ये तीनों बंदरगाहें जो इस कॉरिडोर को संभालेंगे, ये इस नरेंद्र मोदी का जो है ये जो उनका हलीफ कॉर्पोरेट ग्रुप है अडानी, उनके पास रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मुझे नहीं आइडिया था कि ये शायद अनाउंस होगा, मैं सोचा था शायद ये उस पर जो है बिहाइंड द सीन बातचीत होगी, लेकिन ये बिल्कुल सामने आ गया, और सामने इस पर अगर इस वक्त जो है बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, ये भी इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी की। अच्छा गिलानी साहब, ये क्रिप्टो करेंसीज को कहा जा रहा है जी रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, और मल्टीलैटरल बैंक्स को कहा गया कि रीशेप करें, इनको स्ट्रेंथन करें। ये इसका कोई ऐसा बाकायदा प्रैक्टिकेबल वर्केबल कोई मैकेनिज्म बनाया गया कोई इस तरह का, वर्किंग ऑन इट, और फिर बाद में उसका कोई फॉलोअप, कोई इस तरह की बात तो अभी सामने नहीं आई। क्रिप्टो करेंसी पर इंडिया को ही एतराज़ था, और अगर इन्होंने वहां पर इसको एक मैकेनिज्म बनाने की बात की है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो उसमें लग रहा है कि इंडिया ने थोड़ा बहुत कुछ कंसेशंस दी है, क्योंकि इससे पहले जो भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जहां भी टॉक्स होती थी, तो उसमें इंडिया को ही एतराज़ था, क्योंकि इंडिया को इश्यूज हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। दूसरा ये है कि चूंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना, ये पूरी तरह जो है ग्लोबलाइज्ड नहीं है। इवन जो है इवन जो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में होते हुए भी इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत हद तक, तकरीबन 55% इकोनॉमी ही इंडिया की जो है ग्लोबलाइज्ड है। लिहाजा इस वजह से एक फायदा उनका ये होता है उसमें कि ग्लोबलाइजेशन रिसेशन होता है, ग्लोबलाइज में जो भी उतार चढ़ाव होता है, तो वो इंसुलेट रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो कि तुर्की को या बाकी ममालिक को पड़ता है फर्क। लेकिन दूसरी तरफ से जो है उनको ग्लोबल लीडर भी बनना है, तो इसमें जो है डिक्लेरेशन में या G20 में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कंसेशन दिखाई है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। लेकिन अब एक्चुअली डिपेंड ये है ना कि ये G20 में दोबारा यही कर रहा हूँ, G20 का अपना कोई सेक्रेटरीट नहीं है, हाँ इनका ये कोई बात अपनी कोई उनका अपना कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ये अपनी कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कौन इंप्लीमेंट करेगा? अब ब्राजील है इसका प्रेसिडेंट, अब पूरी ये सारा शिफ्ट हो जाएगा ब्राजील की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। अब ब्राजील में के अपने इश्यूज हैं वहां पर साउथ अमेरिका में, कोई जरूरी नहीं है कि ब्राजील जो इन सभी चीजों को जो यहाँ पर इंडिया ने स्टार्ट की हैं उनको जो है रिस्टार्ट करे। इसीलिए शायद मेरे ख्याल में ये ऑन द बैक ऑफ द माइंड था नरेंद्र मोदी के, उसने इसीलिए जो है वहां पर एक तजवीज दी कि नवंबर में वो दोबारा एक वर्चुअल एक समिट करना चाहते हैं। जब वो ब्राजील को हैंडओवर करेंगे, ब्राजील अपनी प्रेसिडेंसी स्टार्ट करेगा, तो उनको वो याद दिलाएंगे कि हमने ये चीजें की हैं, आप उनको कंटिन्यू रखें। अच्छा गिलानी साहब, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई रिमोट पॉसिबिलिटी या नियर पॉसिबिलिटी को ऐसी नियर फ्यूचर में
कि इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी कोई इस तरह के एफर्ट्स भी अंडरवे हैं कोई? ये सारे एफर्ट्स इंडिया के मिलके तो उस तरफ जाके मैंने कहा, हाँ मैंने कहा था जब ये 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर डेटोनेशन किया था, न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे, उसके बाद तो इंडिया P5 में हाई टेबल्स में जाने के लिए इंडिया तब से काफ़ी कोशिशें कर रहा है। लेकिन यही है कि उस वक्त जो है उनको लग रहा था कि इस कोशिश के बीच में उनको उस वक्त जो ब्रजेश मिश्रा थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका ये कहना था, या उन्होंने जो वहां पर ब्रीफ किया था शायद प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त कि हमें वहां पर जाना है, तो उसका रास्ता जो है पाकिस्तान के होते हुए, कश्मीर के होते हुए जाता है, इसलिए हमें उस पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कंसेशंस हो सकता है शायद हमें देनी पड़ेगी, जो कि आलमी बरादरी को काबिल कबूल हो। और उस पर उन्होंने उनको शायद तैयार भी किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस पर। लेकिन जो है इस वक्त की सिचुएशन जो है कि इंडिया को जो है जैसे नेशनल सिक्योरिटी NSG की मेंबरशिप मिली, वो उनको डिस्पाइट पाकिस्तान मिली, या बाकी हाई टेबल्स पर जो उनको मिल रही है वो उनके बगैर मिल रही है। लेकिन वेस्ट का जो है वेस्ट जो इंडिया का मसला ये है कि वो वेस्ट के साथ सिर्फ एक हद तक जा सकता है। वेस्ट के लिए है ये इंडिया जो है एक बहुत बड़ा एक एसेट है इस वक्त चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, मिलिटरली खास तौर पर, और क्योंकि रानी इतनी साहब बड़ी इसमें मिलिट्री। लाइक माइंडेडनेस भी आ जाती है कोई समवॉट, ये वही जो लाइक जापान माइंडेडनेस भी तो है ना साथ साथ। एशिया पैसिफिक में एक सिरे पर, ईस्टर्न सिरे पर जापान है जो ट्रेड के हवाले से जो है चाइना को कम्बैट कर रहा है, और फिर दूसरे सिरे पर, वेस्टर्न सिरे पर तो इंडिया ही है, और इंडिया खासतौर पर जो मिलिटरली जो इंडिया एंगेज कर सकता है चाइना को, और कोई कंट्री तो है ही नहीं इस रीजन में। लेकिन अब यही है कि अब क्या इस हवाले से क्या वेस्ट इस हद तक उनको कंसेशन दे सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को वो रिफॉर्म करे? मुझे नहीं लगता यूएन वेस्ट जो है किसी भी सूरत में अपना वीटो पावर या पावर छोड़ सकता है। और जो ये और उसकी उस ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो आ रही है, जो ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वेस्ट ये जो G20 वगैरह है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए तो आ रही हैं कि बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ही फेल हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के फेलियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस दैट्स एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है, और रीजनल, इसीलिए जो हम इंटरनेशनल सॉल्यूशंस के बदले रीजनल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस के फेलियर की वजह से है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशंस में किसी और परमानेंट मेंबर को शामिल करना, यह भी बहुत दूर की बात है। मैं ये पूछना चाह रहा था गिलानी साहब कि ये जो सॉफ्ट किया गया लैंग्वेज को यूक्रेन वॉर के हवाले से और रशिया के हवाले से, क्योंकि कम से कम बाली डिक्लेरेशन जो था उसमें वो बहुत ये सख्त कहा गया था। था कि कुछ मुल्क जो हैं वो कंडेम करते हैं इसको और ये, लेकिन इसमें तो इसको और भी सॉफ्ट किया गया है, इसको और टोन डाउन किया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि वेस्ट का जो स्टांस है वो सॉफ्ट हुआ है, या सिर्फ इंडिया को एक एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए जो है वो इन मुल्कों ने मिलके, अमेरिका और बाकी मुल्कों ने मिलके जो है वो कोशिश की कि ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन आ जाए? या आप समझते हैं कि इसके नतीजे में बिल आखिर जो है शायद रियलाइज़ कर रही हैं वेस्टर्न पावर्स कि वो इस तरीके से यूक्रेन की जो जंग है उसमें रूस को जो उनका ख्याल था कि वो उसको डिफीट दे सकते हैं या वो उसको बहुत लंबे अरसे तक एंगेज कर सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ये वेस्ट का ये इम्प्रेशन कि वेस्ट जो है इस जंग को ख़त्म करना चाह रहा है। वेस्ट के पास तो बहुत सारे मौके आए थे इस जंग को ख़त्म करने के, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने एक बहुत ही हैवी मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को दिया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें जो उन्होंने जो डिप्लीटेड न्यूक्लियर यूरेनियम एम्यूनेशन जो है यूक्रेन को अब सप्लाई करने वाले हैं। और अगर यूक्रेन उसको इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के हवाले से जो रशिया ने इससे पहले खुद भी धमकी दी है कि वो उसको कंसिडर करेंगे कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक है, वो भी फिर उसी तरह से वेपन्स फिर इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये लगता नहीं है कि वेस्ट ने कोई पोजीशन अपनी कम कर दी है या इस जंग को बिल्कुल जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं वो, क्योंकि उनके लिहाज से जंग जितनी देर तक चलती रहेगी उतना तो रूस ही कमजोर होता जाएगा। रूस की जो मिलिट्री वगैरह ये सब चीजें जो है वो डिप्लीट होती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो जैसे मैंने कहा आपको कि जिस दिन जब ये समिट स्टार्ट भी हो गया था, उसका इनॉग्रेशन भी हो चुकी थी, उस वक्त तक भी इस लैंग्वेज के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था। ये अच्छा फ्रांस, यूके और अमेरिका ने मिलकर इस पर कंसेंसस बना दिया,
और इस कंसेंसस को जो है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर कंसेंसस नहीं बनता तो ये रिफ्लेक्ट करता इंडिया के ऊपर, और इंडिया इस वक्त जो है वेस्ट की ज़रूरत है। और ये वेस्ट लास्ट मिनट कोई चेंजेस की गई गिलानी साहब? क्योंकि उससे पहले जो ड्राफ्ट उस वक्त तक बने थे, उस ड्राफ्ट में जो है जैसे तरीका होता है, अगर आपकी कोई कॉन्सेंसस नहीं बनता है तो आप उस जुमले को जो है ना ब्रैकेट में रखते हैं, तो वो माना जाता है कि ये चेयर की तरफ से है, चेयर का व्यू है और ये सब का व्यू नहीं है। तो वो हल ढूंढा गया था इसका, लेकिन फिर जब वेस्ट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेक था इंडिया के लिए, और इसमें इंडिया ने, हाँ, वेस्ट ने उनको जो है खासा मदद किया उसमें, खासतौर पर फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने इस डिक्लेरेशन को बनाने में। गिलानी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और हमें हमारे नाजरीन को यानी सारी बातें बताई, उनके अंडर करंट्स भी। और खालिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों को एनलाइटन किया। तो जनाब, ये सारी चीज़ें सम की जाएं तो इसमें ये दिखाई देता है कि जो लैंग्वेज सॉफ्ट की गई, वो जैसा कि गिलानी साहब ही बता रहे थे कि वो लास्ट मिनट इसमें फ्रांस और यूके ने इंडिया को एक थोड़ा सा एडवांटेज देने के लिए, कि इंडिया को रेस्क्यू करने के लिए कि उसको एम्बेरसमेंट ना हो, तो उसमें लास्ट मिनट चेंजेस भी की गई। बाकी ये भी है कि एक बात भी इसमें हमें समझ आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस आहिस्ता आहिस्ता वो इट इज़ डाइंग डाउन समहाउ, वो नीचे की तरफ एक स्टीप जो डिक्लाइन पे है, जिसकी वजह से ये जो इमर्ज हो रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स के इमर्ज होने में फिर उनके अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट, मैं वेस्टेड इंटरेस्ट का लफ्ज़ नहीं यूज़ बोलूँगा, बट स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो हैं अल्टीमेटली वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही बन जाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा इमर्ज करेंगे। अब इसमें पूरी वर्ल्ड का जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड है या 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, उसकी सर्वाइवल कहाँ पे है, अब ये बात वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।